सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति। इसके पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था भारतीय मृदा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब एक जगह पर कर दी गई है। आइए तो हम प्राकृतिक वनस्पति को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, तो ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो जो वनस्पति स्वतः ही उग जाती है उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और ये मानव की बिना सहायता से उगते हैं। मानव का इसमें कोई भी योगदान नहीं रहता है। और इसे और एक नाम से बोला जाता रीन्यूएबल या फिर अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति ये स्वयं ही उगती है और इसे मानव के द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे देशज तथा विदेशज वनस्पति। देशज और विदेशज वनस्पति। विदेशज वनस्पति, तो ये किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो देखिए, पहले देखते हैं देशज वनस्पति। देशज, तो ये जो वनस्पति है यह किसी भी क्षेत्र में मूल रूप से पाई जाने वाली वनस्पति होती है। जैसे कि भारत के मूल की जो वनस्पति है वो देशज वनस्पति कहलाएगी। और विदेशज किसे कहेंगे? तो जिसकी प्रजाति ये जो है विदेशों से आई होगी भारत में, तो इसे ही विदेशज वनस्पति कहेंगे। और भारत में जो है 40% वनस्पति ये विदेशज वनस्पति है और इसे बोरियल वनस्पति जात कहा जाता है। बोरियल वनस्पति जात। और इसमें कौन कौन से पेड़ या पौधे शामिल हैं? तो ये है चीक का पेड़। इसे ओक के स्थान पे उगाया गया था गढ़वाल और कुमायूं के क्षेत्र में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल और कुमायूं, इस क्षेत्र में ओक के पेड़ की जगह पे चीक का पेड़ उगाया गया था ताकि रेल की पटरी बिछाया जा सके इस चीक के पेड़ के सहारे। और देशज वनस्पति में ये आ गया मूल रूप से कवक, फंजाई, इसे ही फंजाई कहा जाता है। उसके बाद सेवाल जिसे एल्गी कहा जाता है, फिर मॉस, ये सब देशज में आते हैं जो कि मूल रूप से भारतीय है। इसी कारण इसे देशज वनस्पति कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत की वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं और इसे कितने प्रकार में बांटा गया है। तो पहला जो है वनस्पति ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति या फिर वन। तो देखिए, यहाँ पे है उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार। तो उष्ण का मतलब हो गया गर्म, और कटिबंध किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसमें इस प्रकार से पृथ्वी के बीच से काटती हुई अक्षांश रेखा और इसी के समानांतर और भी बहुत सारे अक्षांश रेखा ये जो है इस प्रकार से, और ऊपर से नीचे लंबवत ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश है और ये पूरा ग्रिड बन गया। तो इन ग्रिडों में ही जो इस प्रकार के वर्गाकार दिखाई दे रहे क्षेत्र, इसे ही कटिबंध कहा जाता है। इन सभी को कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनके बीच वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण क्षेत्र है और इसके ऊपर यहाँ पे उपोष्ण, और उसके बाद समशीतोष्ण और यहाँ पे शीत क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो भारत के एकदम बीचों बीच से कर्क रेखा पार होती है। इस प्रकार से मान लीजिए भारत है और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा इस प्रकार से पार होती है। तो भारत जो है ये उष्ण और उपोष्ण ये दोनों क्षेत्रों में आता है।
तो आइए अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अभी हम सदाबहार देखेंगे, उसके बाद अर्ध सदाबहार देखेंगे। तो सदाबहार वन जो है इसका अर्थ हो गया हमेशा बहार, अर्थात ये हमेशा हरा भरा रहेगा। ये वन जो है सघन होते हैं और इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, लंबे पेड़। और इन पेड़ों की जो तना होती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, सख्त अर्थात मजबूत। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी कि लंबे होते हैं ये पेड़, और इनको काफ़ी ज़्यादा धूप चाहिए होती है। और ये जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। लगभग वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसका टेम्परेचर जो इस क्षेत्र का रहता है ये 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। और यहाँ पे वृक्षों की जो लंबाई है ये 60 मीटर से या फिर इससे भी अधिक होती है। इस क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, झाड़ियाँ और बेल अर्थात लताएं। तो इसका आपको सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और धूप जहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो ये पश्चिमी घाट, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, उसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार के पेड़ होते हैं, जिसके कारण इनका पतझड़ का जो मौसम होता है ये अलग अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पेड़ का पत्ता झड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे सदाबहार वन कहा जाता है। हमेशा ही हरा भरा ये दिखता है। यहाँ पे कुछ व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि आबानूस या फिर एबोनी इसे कहा जाता है, एबोनी। फिर महोगनी, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, सिनकोना। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर ये हाथी हो गया, बंदर हो गया, हाथी, बंदर, लैमुर और हिरन। इसके साथ ही साथ असम में एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। गेंडा, एक सींग वाले गेंडे। और कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, कांजीरंगा, और इसी के लिए फेमस भी है। अच्छा, तो अब अर्ध सदाबहार वन किसे कहा जाता है? अर्ध सदाबहार वन। तो जहाँ पे कम वर्षा होती है, इन्हीं क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, कम वर्षा, तो वहीं पे ये अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो वृक्ष की प्रजातियाँ हैं, ये कुछ प्रजातियाँ हैं, साइडर, होलक और कैल, ये सारे वृक्ष की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सेकंड नंबर हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। यहाँ ठीक से पेन नहीं चल रहा है, लेकिन आपको इसकी PDF मिल जाएगी टाइप की हुई। तो भारत में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार जो है ये यही वन है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, मानसून वन। और ये वन उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब हो गया नमी वाला, और शुष्क ये सूखा पर्णपाती। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन है
ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य और देश के पूर्वी भागों में, हिमालय के गिरिपद, फिर झारखंड, हमारे झारखंड में भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये दोनों ही वन हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती दोनों ही। उसके बाद आगे हो गया पश्चिमी उड़ीसा में, उड़ीसा के पश्चिम में, फिर छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्रों में। इस वन की मुख्य पादप प्रजाति क्या है? पादप प्रजाति जो कि मुख्य है ये है सागवान। इसके अतिरिक्त बांस हो गया, फिर साल, शीशम, उसके बाद चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, आंवला, सेमल और सहतूत। ये कुछ व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे वार्षिक वर्षा ये 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इनका विस्तार कहाँ पे है? तो प्रायद्वीपीय पठार में, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे इनका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और हमारे झारखंड में भी इसका विस्तार है। और ये जो वन है ये पार्क नुमा दृश्य बनाते हैं, पार्क जैसा दिखने वाला पार्क नुमा दृश्य। और यहाँ भी सागवान, तेंदू, पलास, अमलतास, उसके बाद बेल हो गया, बेल, खैर, पीपल, नीम, अक्सर वुड, इन सब के पेड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब इन क्षेत्रों में शुष्क ऋतु आरंभ होता है, शुष्क ऋतु आरंभ होने के साथ ही यहाँ पे पेड़ के पत्ते हैं जो ये झड़ जाते हैं, पेड़ के पत्ते। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पे कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं, झाड़ियाँ और घास। इसका विस्तार इसका कहा जाए तो ये पंजाब के साथ ही हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे ये देखने को। और इन वनों में पौधे जो हैं, ये संपूर्ण वर्ष पर्ण रहित देखने को मिलते हैं। पर्ण रहित अर्थात यहाँ के पेड़ों में पत्ते आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण ये झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं, झाड़ियों जैसे। और इनमें पाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियाँ जो हैं ये हैं बबूल आपने देखा ही होगा, बबूल का पेड़, बेर का पेड़, फिर खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, नागफेनी नहीं, फिर पलास, अकासिया,
इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं ये काफ़ी छोटी होती है, छोटी, जिनसे वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण का दर ये घट जाता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर जो हैं ये हैं चूहे, खरगोश, उसके बाद लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सींग और जंगली गधा। ये जंगली गधा जो है ये कच्छ के रण में सर्वाधिक देखने को मिलती है, कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ऊँट भी पाए जाते हैं, ऊँट। अब हम आगे देखेंगे पर्वतीय वन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को पर्वतीय वन कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ टेम्परेचर में भी चेंजिंग ऊंचाई बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे ही इसका तापमान घटने लगता है, जिसके कारण वनस्पति में भी बदलाव आता है। और यहाँ की वनस्पतियों को जो है ये दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो उत्तरी पर्वतीय वन, और दूसरा ये दक्षिणी पर्वतीय वन। ये जो उत्तरी पर्वतीय वन है ये हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिमालय उत्तर में है। और दक्षिणी पर्वतीय वन ये आपको भारत के दक्षिणी भाग में देखने को मिलेंगे। इन वनों के जो पेड़ों का आकार होता है, हिमालय के वन का पेड़ों का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जिसके कारण ये पेड़ों के ऊपर गिर के ये पेड़ों को ना गिरा दे, जिसके कारण इसका आकार जो कुछ इस प्रकार शंकु आकार होता है, जिससे बर्फ़ यहाँ पे रुके ना, ये ज़मीन पे गिर जाए और पेड़ सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? तो ये हो गया पहला सिल्वर फर, दूसरा पाइन, फिर बर्च और रोडोडेंड्रॉन। ये कुछ वृक्ष की प्रजातियां हैं जो आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। इन पर्वतीय वनों का विस्तार एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में, और दूसरा इसका विस्तार जो है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई ये जो पहाड़ियाँ हैं, और पालनी पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें सोलास कहा जाता है, सोलास। और इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कौन कौन से वृक्षों की प्रजातियाँ? तो ये पहला हो गया मग्नोलिया लैरेल, फिर सिनकोना और वेटेल। और ये इन वनों की कुछ प्रजातियां जो हैं ये सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणियों में भी इनके कुछ प्रजातियां देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे वेलांचली या फिर अनूप वन। वेलांचली या अनूप, तो अनूप किसे कहा जाता है? अनूप वन, तो ये आर्द्र वनों को कहा जाता है। अनूप अर्थात आर्द्र। भारत में इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है, चावल। और भारत में लगभग
39 लाख हेक्टेयर भूमि ये आर्द्र भूमि है। ये आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि। और भारत में आर्द्र भूमियों को 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। 8 प्रकार या फिर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है ये दक्कन पठार का क्षेत्र है। दक्कन पठार का जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून और आर्द्र भूमि। उसके बाद दूसरा जो है ये राजस्थान और गुजरात में जो खारे पानी वाली जल भूमि, राजस्थान और गुजरात की खारे पानी वाली भूमि। उसके बाद अगला है तीसरा में मैं सिर्फ बता देती हूँ। तीसरा जो है ये गुजरात और राजस्थान की ताज़ा जल वाली झील और जलाशय। फिर चौथा जो है ये हो गया भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि। इसमें हम चिल्का झील को ले सकते हैं, चिल्का झील। उसके बाद आगे जो है अगला पांचवा ये गंगा का मैदान का ताज़ा जल, गंगा के मैदान में ताज़े जल वाले क्षेत्र। तो आगे है छठा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के गिरिपद के कच्छ क्षेत्र। फिर सातवां हो गया कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झील और नदियाँ। आठवां हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन और दूसरे वेटलैंड भूमि या फिर आर्द्र भूमि। भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार कितना है, तो ये 6740 किलोमीटर स्क्वायर इतने क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैला हुआ है, मैंग्रोव वन। और इसका विस्तार जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, और साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और इसके साथ ही कुछ मात्रा में महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में ये पाई जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे वनों का वितरण। तो भारत में जो है अधिकतर वन ये सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के अधिकार क्षेत्र या फिर नियंत्रण में है, या फिर वन विभाग के नियंत्रण में। तो हम वनों का वितरण देखते हैं। तो इन्हें 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला तो आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे लकड़ी काटने तथा पशु चराने में ये पूर्णतः प्रतिबंध होता है, लकड़ी काटने और पशु चराने में पूर्णतः प्रतिबंध, ये आरक्षित वन कहलाते हैं। फिर संरक्षित वन किन्हें कहा जाता है, तो संरक्षित वन में कुछ प्रतिबंधों के तहत इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति होती है, पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति होती है, अर्थात इसमें बिना अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, बिना अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर आगे है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित और संरक्षित वन को छोड़ के बाकी जितने भी सारे वन हैं ये अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। और अवर्गीकृत वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य में
इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है और गुजरात में भी ये अत्यधिक मात्रा में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। आरक्षित वनों का विस्तार जो है ये सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और देश में जो है आधे से अधिक ये आरक्षित वन ही हैं। और ये संरक्षित वन कितने हैं? तो देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा ये संरक्षित वन है, संरक्षित वन। और इसका विस्तार जो है ये बिहार, हरियाणा के साथ पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये लगभग 7% है। अब हम देखेंगे वनों का संरक्षण। तो वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये वनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वन जो है ये हमें बहुत कुछ प्रदान कर, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, या सामाजिक दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक या आर्थिक। तो इन सभी दृष्टि से वन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों का संरक्षण। और इन्हीं वनों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई। वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई और जिसे 1988 में संशोधन किया गया, संशोधित। तो नई वन नीति के कुछ उद्देश्य हैं। तो जो पहला उद्देश्य है वह यह है कि देश के कुल भूमि के 33% भाग पर वन का होना अनिवार्य है। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। पर्यावरण संतुलन ये बनाए रखना है। और पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। और देश के प्राकृतिक धरोहर के साथ साथ जैव विविधता को भी संरक्षित करना है। जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर। फिर मृदा अपरदन को रोकना, मरुस्थलीकरण को भी रोकना। मृदा अपरदन तथा मरुस्थलीकरण को बढ़ते से रोकना। अगला, वनों की उत्पादकता को बढ़ा करके इस पर निर्भर, जो वन पे निर्भर रहने वाले ग्रामीण जनजाति हैं उनको इमारती लकड़ी, फिर ईंधन, भोजन, ये सब उपलब्ध करवाना। और अगला जो है ये है पौधारोपण को बढ़ावा देना और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाना जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हों। महिलाएं भी इसमें शामिल होनी चाहिए इन जन आंदोलन। अब आगे है सामाजिक वानिकी को देखेंगे अब हम। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, राष्ट्रीय कृषि आयोग तो इसका गठन कब हुआ था? ये 1970 में। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, कृषि मंत्रालय। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? तो ये पहला जो है ये है शहरी वानिकी। दूसरा ग्रामीण वानिकी और तीसरा फार्म वानिकी। फार्म किसे कहा जाता है?
तो ये दुकान को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के भाषा में दुकान को फर्म कहा जाता है। तो शहरी वानिकी किसे कहा जाता है? तो शहर के आसपास के क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, जैसे कि पार्क हो गया, पार्क, सड़क के किनारे खाली स्थानों पर, और भी अन्य व्यापारिक और औद्योगिक स्थानों पर खाली स्थान जहाँ पे हैं वहाँ पे पेड़ों को लगाना। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक। अगला है ग्रामीण वानिकी। इसके भी दो भाग हैं, कृषि वानिकी और दूसरा समुदाय वानिकी। समुदाय वानिकी। तो कृषि वानिकी में क्या हो गया? तो कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पे, जहाँ पे कृषि भी की जाती हो और साथ ही साथ जहाँ पे कृषि ना की जाती है, अर्थात बंजर भूमि में, यहाँ पर पेड़ लगाना और फसलों को एक ही साथ लगाना, पेड़ प्लस फसल, अर्थात वानिकी और खेती एक ही साथ करना है, जिससे कि खाद्यान्न, चारा, ईंधन और इमारती लकड़ी ये सभी प्राप्त हो सके। तो ये हो गया कृषि वानिकी के अंतर्गत। फिर अगला समुदाय वानिकी के अंतर्गत क्या है? तो सामुदायिक भूमि, जैसे कि गांव, फिर मंदिर भूमि जहाँ पे खाली एरिया होते हैं, खाली क्षेत्र, और सड़कों के दोनों किनारे, सड़क के दो किनारे होते हैं, इन दोनों किनारों पर, फिर नहर किनारे यहाँ पे पेड़ लगाना। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि विद्यालयों में भी पेड़ों को लगाना, ये सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत आता है। अगला है फार्म वानिकी। तो इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व या फिर दूसरे पेड़ लगाते हैं, और इसके लिए वन विभाग जो है ये मध्यम किसानों को या फिर छोटे किसानों को निःशुल्क, ये फ्री का पौधा उपलब्ध कराते हैं। अब हम आगे देखेंगे भारत में वन आवरण, और ये देखेंगे हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो भारत सरकार के द्वारा 13 जनवरी 2022 को 17वीं रिपोर्ट ये जारी की गई, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। इसके अनुसार देश में जो कुल वन आवरण है, देश का कुल वन आवरण ये कितना है? तो ये 71 मिलियन हेक्टेयर, 71 मिलियन हेक्टेयर। ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 21.71%। फिर ISFR, इसका अर्थ हो गया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसके अनुसार जो देश का कुल वृक्षावरण है, ये कितना है? तो ये 9.57 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये कितना है? तो ये लगभग 3% है। और यदि हम दोनों को मिला के बात करें, वृक्षावरण तथा वन आवरण, तो ये कुल 80.93 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये 24.62%। ISFR 2021 में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है ये आंध्र प्रदेश में हुई है, और सबसे कम वृद्धि ये झारखंड में कितना? तो 110 किलोमीटर स्क्वायर। और आंध्र प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ये कितनी? तो ये 647 किलोमीटर स्क्वायर, और झारखंड में सबसे कम 110 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है?
तो ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ये अरुणाचल प्रदेश में, और थर्ड पे ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? वन क्षेत्रफल तो ये है हरियाणा में, हरियाणा। और यदि हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, तो ये है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में ये लगभग 90% है। ये तो हो गया यूटी। अगर पूछा जाए कि राज्य में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये लगभग 80% है। और ओवरऑल देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 90% है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, फिर मेघालय। और यूटी में सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कितना है? 81.7%। सॉरी, मैंने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बता दिया। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि मिजोरम होगा, मिजोरम राज्य में। और इसका जो प्रतिशत है ये 84। तो यूटी में कहा जाए तो लक्षद्वीप, और अगर राज्य में कहा जाए तो ये मिजोरम। ये केंद्र शासित प्रदेश और ये राज्य। तो हमने क्या क्या देखा? पहले तो प्राकृतिक वनस्पति, तो इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है, और ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे स्वतः ही वनस्पति उग जाते हैं, तो उन्हें ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं रहता है। उसके बाद हमने अगला देखा देशज और विदेशज वनस्पति। देशज जो मूल रूप से भारतीय है, और विदेशज जो दूसरे देशों से भारत में प्रवेश किया है। उसके बाद हमने भारत के वन को देखा, जिसमें पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। उसके बाद अगला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और उसके बाद अगला पर्वतीय वन। फिर और इसी पर्वतीय वन को दो भागों में बांटा गया, पहला उत्तर का उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण में दक्षिण पर्वतीय वन। उसके बाद अगला हमने देखा आर्द्र भूमि, जिसमें हमने अनूप वनों को देखा, या फिर आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को। फिर आगे हमने देखा वनों का वितरण, जो कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत रूप में बांटा गया है। तो आरक्षित वन किन्हें कहा जाता था? सॉरी, किन्हें कहा जाता है? तो जहाँ पे लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और संरक्षित वन जहाँ पे पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति कुछ सीमा तक दी जाती है। और अवर्गीकृत वन जहाँ पे आरक्षित वन और संरक्षित वन को छोड़ दिया जाए और बाकी जो वन बचते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा वनों का संरक्षण, और भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी, और जिसे 1988 में संशोधित किया गया। और इसमें ये प्रावधान है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पे वन का होना चाहिए, और इसमें साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, वन लगाना, जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर को बनाए रखना, फिर मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, और वनों पे आश्रित जनजातियों के लिए इमारती लकड़ी, ईंधन और भोजन के लिए पेड़ों को लगाना और उन्हें संरक्षित करना। फिर हमने देखा सामाजिक वानिकी, जिसे राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो शहरी वानिकी में शहर में पार्क के किनारे, सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र में, फिर शहर के अन्य से क्षेत्र जो कि खाली पड़े हुए वहाँ पे पेड़ों को लगाना। फिर ग्रामीण वानिकी में इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी। फिर अगला फार्म वानिकी, जहाँ पे किसान, छोटे और मध्यम किसान, इन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जाता है ताकि ये कुछ व्यापारिक महत्व की पेड़ों को लगा सके। उसके बाद हमने आगे देखा वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और सबसे कम वन क्षेत्रफल
ये हरियाणा में। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लक्षद्वीप में। और कहा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप में ही। और कहा जाए राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये मिजोरम में। ये कितना है, 84%। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।